नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले खबर है उत्तर प्रदेश से। यहाँ के फिरोजाबाद के बाद मथुरा में डेंगू जैसा बुखार कहर बरपा रहा है। फिरोजाबाद में पिछले 12 घंटे में 7 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों में ज्यादातर को बुखार, पेट दर्द और दस्त की शिकायत है और इस बीमारी के कारण 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। अब कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में 300 से 350 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने पहले यहाँ पे दौरा किया था, जायजा लिया था और जांच भी बिठा दी थी। और फिरोजाबाद में आपको बता दें कि जिस तरह से जिला अस्पताल में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चिंता की बात यह भी है कि मथुरा में पिछले 15 दिनों में कहें तो 15 बच्चों की मौत हो चुकी है और 11 इनमें एक ही गांव से हैं। मथुरा से आइए ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले ये चीखें, ये आंसू एक माँ के हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कोह गांव में हैं। यहाँ पर बुखार से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हर घर में लोगों को बुखार है और बच्चों की मौतें हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मातम है। यहाँ पर एक माँ ने बहुत छोटा बच्चा अपना खोया है। अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुखार से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग मथुरा में 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। सरकार भले ही दावे कर रही कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति देख लीजिए आप। चीखें दिल दहला देने वाली। कोरोना का प्रकोप अभी कम ही हो रहा था कि अब ये बुखार यहाँ लोगों की जानें ले रहा है और ख़ासकर शिकार ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुरेश है। सुरेश है। यहाँ इनके बच्चे की मौत हुई है। जी हाँ। क्या नाम है? हरिश्चंद्र का लड़का था ये। हरिश्चंद्र का। कितना बड़ा था? ये लगभग 11 साल का लड़का था। 11 साल के लड़के की मौत हो गई जी। गांव में क्या हालात हैं? गांव में तो मातम छाया हुआ है। सब लोग गांव से भाग चुके हैं। 2-4 घर में अपने बच्चे बड़े बड़े रह गए। तो बच्चे जहाँ से आ रहा है हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, वहाँ से आ रहे हैं, वो लाश ही आती है। बच्चा सही नहीं है, को आ रहा है। बच्चा सही नहीं हो पा रहा है ना। गांव में स्थिति है कि एक सही के आ रहा है और 10 आते लौट के आ रहे हैं नहीं तो हॉस्पिटल में, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं आ रही है। कोई सब नेता लोग आते हैं, चले जाते हैं। सरकार कह रही है कि सब नियंत्रण में है। अब यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल फारा भी नहीं है, न कभी कैसा भी। वो तो कबरा लेके बाहर रह रहे हैं। सिटी में पहुँच गए, भाग गए यहाँ से छोड़ के भाग गए। हाँ, क्या करे, मातम छा रहा है, उसके भय से भाग रहे हैं सब। जो माता जी रो रही हैं, इन्होंने अपना 11 साल का बच्चा खोया है और उस बच्चे को पालने में कितने सपने होंगे उस माँ के, लेकिन इस बुखार से उस बच्चे की मौत हो गई है। और तमाम बच्चे अब भी बुखार से ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। सरकारें दावा कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। सहयोगी सौरभ गौतम के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कफील खान हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर खान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये मौतें हुई हैं? आपने एंसेफेलाइटिस से बहुत काम किया, दिमागी बुखार पर, लेकिन अब कोई डेंगू कह रहा है, मलेरिया कह रहा है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसे? First of all, Nidhi, I want to clear it. There is no such thing like mysterious fever. रहस्यमय बीमारी जैसी कोई चीज नहीं होती है, मेडिकल टर्म नहीं होता है। आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बनानी होती है और उसके बाद आप डायग्नोसिस बना के बच्चे को ट्रीट करते हैं। मैं बहुत कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा उस बात पे। इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर डेंगू और मलेरिया है तो डेंगू और मलेरिया से बच्चों की इस तादाद में मौत हो जाना सीरियसली हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। बल्कि मैंने जो जितने डॉक्टर्स मेरे वेस्ट यूपी में है, चाहे फिरोजाबाद में, सहारनपुर में या मैनपुरी में, मैंने जितने लोगों से बात की है, उन लोगों का कहना है कि बच्चों को फीवर हो रहा है और कुछ दिनों बाद उनको झटके आने लग रहे हैं। बच्चे जो है अल्टर्ड सेंसोरियम में जा रहे हैं और फिर उनकी डेथ हो जा रही है अचानक। तो दैट कम्स अंडर एक्यूट एंकेफेलाइटिस सिंड्रोम।
एक्यूट इंकेफेलाइटिस सिंड्रोम इज अ बिग अम्ब्रेला डिजीज, और कहते हैं कि एनी फीवर विद लेस देन 15 डेज ड्यूरेशन और अल्टर सेंसोरियम उसमें आता है। डेंगू और मलेरिया के साथ एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डेंगू एक तो ये बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के हो रहे हैं, और ये भी सवाल है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कुछ में मलेरिया, कुछ में डेंगू और कुछ में पानी से भी डिजीज हो सकती हैं। तो उस लिहाज से आप क्या देख रहे हैं, स्थिति क्या कारण होगा? निधि एक बात बताओ, डेंगू और मलेरिया जो है 90% टाइम जो है वो आपके हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से डायग्नोज हो सकता है। यानी देयर विल बी, अगर मलेरिया है तो उसका अल्टरनेट डे फीवर होगा, आज फीवर है कल नहीं होगा, परसों होगा या फिर 2 दिन बाद होगा। डेंगू है तो कंटिन्यूअस फीवर होगा, रैश होगी बॉडी में। मलेरिया है तो स्प्लीन पाल्पल होगी। लेकिन आप 90% टाइम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोज कर सकते हैं। देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेंगू और मलेरिया के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे को मलेरिया डेंगू है कि नहीं। ये 100% हम कह सकते हैं। फिर भी सीएमओ क्यों कहते हैं या फिर हेल्थ ऑफिशियल ये क्यों कहते हैं कि मिस्टीरियस फीवर है, हमें पता नहीं है कौन सा फीवर है, हो सकता है डेंगू हो सकता है मलेरिया है। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। मैं आपको बता दूं, मुझे तो जहां तक ये लगता है कि जो 7 P's हैं जो हमने ईस्टर्न यूपी में देखे थे, आज हम चाहे वेस्ट यूपी में देख रहे हैं या बिहार और आसाम में, वेस्ट बंगाल में भी देखते हैं। पॉवर्टी, पॉपुलेशन दैट इज ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, यानी अभी भी लोग जो खेत में जाके सैनिटेशन मतलब यूज करते हैं, जो पुअर पर्सनल हाइजीन, हाथ नहीं धोना खाना खाने से पहले या खाना खाने के लैट्रिन जाने के बाद। पुअर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो जेई का वैक्सीन है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। पुअर एक्सेस टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है विच इज द बैकबोन ऑफ एनी हेल्थ सिस्टम, वो एक्चुअली इट्स ऑलरेडी इन शैम्बल्स। आप अगर चले जाइए, चाहे यूपी की बात नहीं है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइएगा, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहां गांव का बंदे का, ठीक है डॉक्टर कफील, ठीक है, लेकिन ये फिलहाल मथुरा वो शैम्बल में। जी बिल्कुल, लेकिन ये फिलहाल फिरोजाबाद और मथुरा में हो रहा है, इसलिए ये सवाल स्पेसिफिकली आ रहा है कि क्यों यहीं पर, क्योंकि अगर सारी जगह शैम्बल्स में तो और जगह से भी खबरें आनी चाहिए थी, तो ये फिरोजाबाद और मथुरा से ही क्यों आ रहा है? तो ये जहन में क्या, ये जो आप लोग जो पीडियाट्रिशियंस हैं, क्या यूपी में इस पे कुछ शोध हो रहा है या कुछ बात हो रही है? क्योंकि 20 से 25 दिन हो गए हैं, ये भी 1-2 दिन की बात नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने सैंपल जो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में सैंपल जो है केजीएमसी लखनऊ में भेजे गए हैं और एनआईवी पुणे में भी भेजे गए हैं, और हमें उम्मीद है कुछ दिनों में डायग्नोसिस बन के आ जाएगी। दूसरी बात निधि, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ फिरोजाबाद मथुरा नहीं, ईस्टर्न यूपी के बहुत से, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज में भी बहुत से बच्चों की पिछले दिनों में मौत हुई है। इतनी तादाद में नहीं हुई, 11 बच्चों की तो लिस्ट मेरे पास है जो पूर्वांचल में जिनकी मौत हुई है, उनके घर वालों का नाम पता सब है। मैं ये बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है एक ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी दोनों ही जगह पे एक फीवर फैला हुआ है, और जिसकी मुझे लगता है कि एक डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकती है जब उन बच्चों का लंबार पंक्चर किया जाए, यानी कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के अगर उन बच्चों को अल्टर सेंसोरियम या झटके आ रहे हैं तो करना चाहिए। निधि, एक बात और बता दूं, आपने फिरोजाबाद के सीएमओ का स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि स्क्रब टाइफस यानी कुछ चूहे और छछूंदर से फैलने वाली भी बीमारी के लक्षण भी पाए जा रहे हैं, यानी स्क्रब टाइफस इंकेफ्लाइटिस के कुछ बच्चों के लक्षण पाए गए हैं, और जो कि मैं बता दूं कि एक ओरेंसिया सुसुमगमुसी एक पैरासाइट होता है, ये बैक्टीरिया है, वो लार्वल के बाइट से बच्चों को होता है, जो कि बरसात के दिनों में ज्यादा होता है। इसको रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं, एक अजीब तरह की सुनामी आती है, तो कुछ डॉक्टर्स उस पर भी शक कर रहे हैं कि हो सकता है ये स्क्रब टाइफस। बिल्कुल, वाकई में ये चिंताजनक स्थिति है जिस तरह से ये खबरें वहां से आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और वाकई में
उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि तमाम छिड़काव हो रहे हैं और ज़िलों में अब जो जहाँ पे जगह गाँव में अस्पताल एक तरह से पहुँचाए जा रहे हैं। बहरहाल नज़र रहेगी वहाँ पर हमारी। और अब रुख करते हैं हम बिहार का। बिहार में जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर छपरा में विश्वविद्यालय है, उसमें पिछले साल से ना जेपी, ना लोहिया, ना राजा राम मोहन रॉय, ना बाल गंगाधर तिलक के विचारों की पढ़ाई हो रही है। उनकी जगह हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय और सुभाष चंद्र बोस की सिलेबस में उनको शामिल किया गया है। जब ये बात सामने आई तो उसके बाद राज्य सरकार ने सफाई दी है कि जल्द पुराने सिलेबस को फिर से लागू किया जाएगा। लेकिन इस सफाई में नाम लिए बिना राज्यपाल पर जमकर हमला किया गया है। आइए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बृहस्पतिवार को छपरा स्थित जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने पटना सचिवालय में तलब किया। पूछा कि विश्वविद्यालय के पीजी सिलेबस से जेपी लोहिया को क्यों हटाया गया। इनकी जगह दीनदयाल उपाध्याय और ज्योतिबा फुले को शामिल किया गया है। इससे पूर्व एसएफआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मिलकर अपना विरोध जताया था। मिलने का हमारा मुख्य तात्पर्य ये है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो संपूर्ण क्रांति के नायक थे, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है और सौभाग्य से इसी जिले के वो थे। लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सिलेबस से उनको हटा करके और ये उनका उपेक्षा किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा उपेक्षा किया गया है। हालांकि कुलपति ने बैठक के बाद सफाई दी कि ऐसा राज्यपाल के स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लागू होने के आधार पर हुआ। जो सिलेबस अप्रूव था उसको लागू किया यूनिवर्सिटी में। लेकिन इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने एक सुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर किसी को इतराज नहीं हो सकता कि दीनदयाल जी के विचार को सिलेबस में रखा गया। अच्छी बात बहस कहाँ हो रही है कि आपने जयप्रकाश जी को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आपने सिलेबस से बाहर कर दिया। ये हरकत अच्छी नहीं है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों हटाया गया? वाइस चांसलर उसकी जांच करावे, न सिर्फ उस पर फिर से उसको जोड़ा जाए बल्कि जिसने भी हटाया हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की गलती कोई और यूनिवर्सिटी न करे, एक सबक मिले लोगों को। बल्कि यह भी वहीं राज्य सरकार ने अब सफाई दी है कि आज ही हमने महामहिम कुलाधिपति से भी बात की और आज हम उनसे मिल के सारी स्थिति बताना चाह रहे थे, स्पष्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने भी कहा है कि नहीं, वो पटना आते हैं, फिर हम लोग मिल के जरूर इसमें से इसके निदान की व्यवस्था करेंगे। इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार सरकार ने डैमेज कंट्रोल तो किया है, लेकिन आने वाले दिनों में सिलेबस चेंज करने के मामले में राजभवन के हर कदम पर नीतीश कुमार और उनके अधीन शिक्षा विभाग की पैनी नजर रहेगी। छपरा से प्रमोद और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, इतने बड़े बड़े दिग्गज उनको सिलेबस से हटा दिया जाता है और उस पर सफाई भी दी जाती है, वाकई शर्मसार करने वाली बात है। निश्चित रूप से निधि, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आज जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के संवाददाता सम्मेलन के समय एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार और विभाग की नज़र में यह अनुचित तो है ही, साथ ही इसमें सामान्य परंपरा का भी पालन नहीं किया गया है। ये एक तरह से राजभवन के इस निर्णय के ऊपर कटाक्ष है। जो सबसे अंतिम लाइन है वो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मंत्री ने विभाग को ये निर्देशित किया है कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से भी पाठ्यक्रम में पिछले दिनों में किए गए बदलाव की सूचना एकत्रित की जाए और साथ ही साथ आवश्यक सुधार की व्यवस्था की जाएगी अगर कहीं भी इस तरीके की अनुचित या अनियमितता की बात सामने आती है। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है निधि, वो उसमें यह कहा गया है कि परंतु बिहार की जनभावना एवं सरकार की प्राथमिकताओं के विरुद्ध विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इससे साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब जागे हैं
उन्हें लगता है कि उनकी नज़रों के पीछे राजभवन के द्वारा बैकडोर से सिलेबस में एक तरह से बदलाव की जो कोशिश हो रही है उस पर अब करेक्टिव मेजर्स लेने का समय आ गया है। और आने वाले दिनों में राज्य सरकार ने राजभवन को एक तरह से साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब इस तरीके के सिलेबस में चेंज के बदलाव की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो आप कह सकती हैं कि एक तरह से राजभवन और नीतीश कुमार सरकार के बीच में इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई है और सरकार ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अब सिलेबस में राजभवन के स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। निधि, धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए। वाकई में क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, क्या वो पढ़ें क्या ना पढ़ें बहुत अहम हो जाता है। जोड़ें आपको जो जोड़ना है, लेकिन जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसको नहीं घटाना चाहिए। बहरहाल आगे देश की बात में आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे। वहां भी चुनावी एक तरह से रणनीति क्या है। 2023 के चुनावों से पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस गठन करने जा रही है बाल कांग्रेस का। देश की बात में अब खबर मध्य प्रदेश से। यहां उपचुनाव के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने जो फोकस है 2023 के चुनावों पर भी है, लिहाजा कांग्रेस ने 2023 के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको साधने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इन युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस अब अपने एक और प्रकोष्ठ यानी कि बाल कांग्रेस का गठन करने वाली है। वहीं बीजेपी का जोर दफ्तर बनाने से लेकर युवाओं को जोड़ने पर है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बाल कांग्रेस का गठन कर रही है, जिसके लिए सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। कोशिश है पहली दफा वोट डालने वालों को पार्टी से जोड़ा जाए, जिसमें 16 से 18 साल के युवाओं को सदस्य बनाया जाएगा। उन्हें आजादी की दास्तां बताई जाएगी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। पार्टी इस पर गंभीर है, वहीं बीजेपी तंज कर रही है। वो बच्चा जो इसके पास जानकारी होगी, ठोस जानकारी होगी इस देश के इतिहास की, देश में जो आज गतिविधियां हैं उसके बारे में, तो सही देश निर्माण और प्रदेश निर्माण की तरफ ये बच्चों का मूवमेंट होगा। उनको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराना और मुख्य धारा में जोड़ना, ये उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का है बाल कांग्रेस के। एनएसयूआई वाले उनको मानते नहीं है और कांग्रेस में तो आप देख रहे हैं G23 की उनके खिलाफ मीटिंग होना शुरू हो गई है। तो उन्हें लगता है कि बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ी बहुत राजनीति कर लें। पर फिर मैं ये कहूंगा, बच्चों को इकट्ठा करो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए बच्चों को पढ़ाई से विमुख करके राजनीति की तरफ ले जाना ये बहुत उचित मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वहीं बीजेपी ने भी अपने सारे मंडलों को स्वावलंबी बनाने से लेकर 65,000 बूथों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। मकसद है युवाओं को जोड़ना। यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, जो मध्य प्रदेश के अंदर हम जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं, वो जनजाति क्षेत्र से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति हर क्षेत्रों के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं की कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन कंसेप्ट पर हम काम करेंगे। इंदिरा गांधी जब 12 साल की थी तो वानर सेना बनाई थी। मकसद था देश के दुश्मनों से लोहा लेना। कांग्रेस कह रही है अब भी लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई वैचारिक है और दुश्मन देश के बाहर के नहीं हैं। वहीं बीजेपी इस लड़ाई को डिजिटल बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
ग्रेटर नोएडा में राकेश नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मारकर घर में ही गाड़ दिया। 3.5 साल बाद जब राज खुला तो राकेश ने बताया कि ताजमहल पर ड्यूटी करने वाली अपनी पुलिस कांस्टेबल प्रेमिका से शादी करने के लिए ये किया। 350 साल पहले शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी की याद में मोहब्बत का जो शाहकार बनवाया था, यूपी पुलिस की रूबी उसी की हिफाजत में तैनात थी, लेकिन उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने महबूब की बीवी, बच्चों और दोस्त को कत्ल करवा दिया। रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का। इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज़ वहीं पे गाड़ दी और गाड़ने के बाद उस पर फ्लोरिंग बना लिया सीमेंट का। राकेश ने बीवी बच्चों को गाड़ने के बाद थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। राकेश पे उसके ससुर को शक हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और बीवी बच्चों के अपहरण का मुकदमा कर दिया। राकेश को लगा कि जांच में कत्ल का राज ना खुल जाए, लिहाजा उसने और उसकी महबूबा रूबी ने मिलकर कासगंज में अपने दोस्त राजेंद्र उर्फ कलुआ को कत्ल कर उसे अपने कपड़े पहनाकर अपनी हत्या का नाटक किया। हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसका सर बाका से काट देते हैं, हाथ भी उसके काट देते हैं और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीज़ों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलुआ को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स जो है LIC का एक ID कार्ड जहाँ से मिला था वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलुआ की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की। अब कासगंज में एक FIR राकेश के कत्ल की हुई और दूसरी FIR उसके दोस्त कलुआ की गुमशुदगी की। कलुआ के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि कलुआ राकेश के साथ गया था, राकेश का सिर कटा शव मिला लेकिन कलुआ गायब है। राकेश के पिता ने शव को कपड़े से पहचान कर उसे अपना बेटा बताया और अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन चूंकि शव का सिर कटा था इसलिए पुलिस ने उसका DNA सैंपल और साथ में राकेश के माँ बाप और कलुआ के माँ बाप का DNA सैंपल जांच के लिए हैदराबाद भेजा। वो DNA का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके DNA राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। उसका जो DNA है उसी के गांव के कलुआ के पिताजी दिलीप के साथ, उसकी माताजी के साथ कलुआ के मैच करता है। कासगंज के SP को लगा कि हो ना हो राकेश ने ही कलुआ को मारकर अपने कपड़े पहनाए हों। उसकी तलाश हुई तो वह पकड़ा गया। उसने जुर्म कबूल किया। उसने इकबाल जुर्म में रूबी को शामिल बताया। रूबी भी ताजमहल से गिरफ्तार हो गई। उनकी निशानदेही पे ग्रेटर नोएडा में राकेश के घर से जमीन में गड़े उसके बीवी बच्चों के कंकाल भी बरामद हुए। उस पूरे मकान के जो बेसमेंट को उसको खुदवाया गया, अवशेष उसमें से हम लोगों को बरामद हुए, तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो हैं, चारों हत्याएं राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिलके ये हत्याएं की थी। षड्यंत्र जो है वो रचा था। आरोपी से बात की जाए, उसकी मनस्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, शायद तभी ये समझ में आएगा कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए 4 कत्ल की क्या जरूरत थी। एक खूबसूरत बीवी, 2 छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, एक करीबी दोस्त, सबको मार डाला और अपनी मौत का नाटक किया। पहली शादी से अलहदगी भी अख्तियार हो सकती थी, तलाक भी हो सकता था। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, शायद ये वही बता पाएगा। एटा में अभितांशु और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।